दोस्तों, कोई भी महान व्यक्ति होता है तो वो केवल महान नहीं होता, उसके पीछे कुछ विवाद भी चलते हैं। ऐसे ही इंदिरा गांधी के साथ भी अपने कार्यकाल में आपातकाल का कलंक माना जाता है। दोस्तों, आपने पिछले 2 वीडियो में देखा कैसे इंदिरा इंदू से गूंगी गुड़िया तक का सफ़र करती हैं, और वो दूसरे वीडियो में आपने देखा कि गूंगी गुड़िया कैसे आयरन लेडी बनती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम उनके कार्यकाल के सबसे कलंकित अध्याय मतलब आपातकाल की। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। जय हिंद दोस्तों। साल आता है 1975, जिसमें लिखा गया भारत के लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय। दोस्तों, इसी साल लागू हुई इमरजेंसी। इस दिन हुआ लोकतंत्र का पतन, अधिकारों का हनन। वैसे तो इमरजेंसी इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि एक सिग्नेचर किया और ऐलान हो गया कि अब आपातकाल लागू है। इसकी पृष्ठभूमि एक दिन में तैयार नहीं बल्कि सालों में तैयार हुई थी। दोस्तों, इंदिरा सरकार कई सालों से लगातार समस्याओं से जूझ रही थी। जब बहुत सारे मुद्दों पर घिरी तो कुर्सी की ठसक बचाने के लिए वह लोकतंत्र की शिकारी बन गई, जिसका आखिरी रास्ता था आपातकाल। इंदिरा गांधी सरकार का टकराव न्यायपालिका से तो था ही, बल्कि विपक्ष के नेताओं और विपक्ष के आंदोलनों से भी इंदिरा घिर रही थी। देश में खराब मानसून होने से खाद्य संकट उत्पन्न हो गया, क्रूड ऑयल के दाम 300% तक बढ़ गए और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। और इसमें आखिरी कील साबित हुआ 1971 का लोकसभा चुनाव। जब इंदिरा गांधी रायबरेली से 1 लाख वोट से जीत कर आई तो इनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण सिंह को लग रहा था कि इंदिरा ने चुनाव में धांधली की है, बैलेट पेपर को मैनिपुलेट किया है। इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की और साथ में दलील दी कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। फिर दोस्तों, साल आया 12 जून 1975। इस दिन इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिंह ने अपना जजमेंट दिया और इंदिरा गांधी को 14 आरोपों में से सिर्फ 2 आरोपों में दोषी पाया, जिसमें पहला आरोप था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का उपयोग करके मंच, लाउड स्पीकर और सुरक्षा की व्यवस्था कराई है। दूसरा आरोप था कि उनके OST मतलब ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यशपाल कपूर ने आधिकारिक रूप से इस्तीफा स्वीकार होने से पहले चुनावी कार्य करना शुरू कर दिया था, जो सरकारी अधिकारी का राजनीतिक उपयोग था, क्योंकि उनको 4 फरवरी 1971 को इंदिरा गांधी का इलेक्शन एजेंट बनाया गया था। पर उन्होंने पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया था, तो कोर्ट ने उनके चुनाव को नन एंड वॉइड कर दिया और द रिप्रेजेंट ऑफ पीपल एक्ट के तहत 6 साल तक चुनाव न लड़ने पर रोक लगा दी और प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह को विजय घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी इस्तीफा तो नहीं देती, बल्कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती हैं और 24 जून 1975 को न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर ने एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने इंदिरा को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की अनुमति तो दे दी, पर संसद में किसी भी कार्रवाई में सदस्य के रूप में मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया। पर इससे विपक्ष और उग्र हो गया। बिहार में सरकार विरोधी आंदोलन शुरू हो गया, इसमें छात्र आंदोलन भी थे। गुजरात में पहले से ही बढ़ती महंगाई के लेकर आंदोलन चल रहे थे, सरकार विरोधी आंदोलन भी हो रहे थे। वहाँ मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल के लिए एक नारा लगता था, चिमन चोर। छात्र आंदोलन यहाँ भी हुआ, इसे नवनिर्माण नाम दिया और आखिर में चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। मई 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल की। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक कार्रवाई थी, जिसमें लगभग 17 लाख कर्मचारी शामिल थे और इंदिरा गांधी सरकार ने इस हड़ताल को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में देखा और इसे अत्यंत कठोरता से कुचल दिया। हजारों रेल कर्मियों को गिरफ्तार किया गया और उनके परिवारों को आवास से बेदखल किया गया। 25 जून 1975 दिन में दिल्ली के रामलीला मैदान में JP नारायण एक विशाल रैली को संबोधित करते हैं। उन्होंने कवि दिनकर की पंक्तियां दोहराई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। JP ने पुलिस और सेना को सरकार के आदेश न मानने को कहा, जो उनके विवेक के अनुसार अनैतिक और असंवैधानिक हो, परंतु सरकार ने इसे विद्रोह भड़काने के रूप में देखा। दोस्तों, सब तक माहौल बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाता है और इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी बचाने का एकमात्र उपाय दिखता है, संवैधानिक प्रावधानों का असाधारण प्रयोग। इंदिरा गांधी बिना कैबिनेट बुलाए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपात लागू करने की सलाह देती हैं।
दोस्तों, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत रात करीब 11:54 पर आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर कर देते हैं। घोषणा के तुरंत बाद दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग में स्थित सभी समाचार पत्रों के दफ्तरों की लाइट काट दी जाती है ताकि खबरों को सेंसर किया जा सके। देश के विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां होती हैं, पुलिस छापे पड़ते हैं, लाठियां चार्ज होने लगी। अगले दिन सुबह 8 बजे इंदिरा गांधी आकाशवाणी पर संबोधित करती हैं, जिसमें कहती हैं, भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा मौलिक अधिकार भी समाप्त कर दिए गए। 27 जून 1975 को जारी एक आदेश के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 14, 21 और 22 के तहत अदालत जाने के अधिकार को भी समाप्त कर दिया। इस आपातकाल में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा परीक्षण एमडीएम जबलपुर बनाम निशिकांत शुक्ला मामले में हुआ, जब उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने 4-1 के बहुमत से निर्णय दिया कि आपातकाल के दौरान किसी भी व्यक्ति को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि उसे हिरासत में क्यों लिया गया है। बस न्यायमूर्ति HR खन्ना एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार संविधान से पूर्व प्राकृतिक अधिकार है। इस आपातकाल में मीसा मतलब आंतरिक सुरक्षा अधिनियम सरकार का सबसे बड़ा घातक हथियार बन गया, जिसके तहत पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर रही थी और किसी को भी महीनों तक जेल में रख रही थी। साय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आपातकाल के दौरान लगभग 34,988 लोगों को मीसा के तहत और 74,818 लोगों को भारत रक्षा नियमों मतलब DISIR के तहत गिरफ्तार किया गया था। आपातकाल के दौरान प्रेस स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध सबसे दमनकारी पहलू था। कोई खबर छापने से पहले सरकारी अधिकारी से स्वीकृति लेना जरूरी था। दोस्तों, आपातकाल में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी एक समांतर शक्ति के रूप में उभर रहे थे। हालांकि उनके पास कोई आधिकारिक सरकारी पद नहीं था, पर मंत्रियों और सरकार में बहुत प्रभाव था। संजय गांधी 5 सूत्रीय कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें सबसे विवादास्पद कदम जनसंख्या नियंत्रण का नसबंदी अभियान था। सरकारी कर्मचारी को मंथली टारगेट दी गए, टारगेट पूरा न करने पर वेतन रोकना और बर्खास्त की धमकी दी जाती थी। पुलिस सार्वजनिक बाजारों, बसों से लोगों को पकड़ कर जबरन नसबंदी केंद्रों पर पहुंचा रही थी। साय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1.07 करोड़ नसबंदी की गई, जिसमें से कई लापरवाही और संक्रमण के मामले आए। आपातकाल की सेंसर से प्रेस तक सीमित नहीं थी, फिल्म उद्योग को भी इसने चपेट में ले लिया था। सूचना और प्रसारण मंत्री VC शुक्ला फिल्म उद्योग को सरकार के प्रचार तंत्र में बदलने के लिए कुख्यात थे। ऐसे ही किशोर कुमार ने मुंबई में एक कांग्रेस की रैली में भाग लेने से इनकार कर दिया था, तो उनके आकाशवाणी और दूरदर्शन पर उनके गीतों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अमित नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का के तो नेगेटिव गुड़गांव की मारुति फैक्ट्री में जला दिए गए थे। दोस्तों, प्रतिबंधित होने के बावजूद RSS मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं ने भूमिगत नेटवर्क बनाया। उन्होंने विपक्षी नेताओं के बीच संदेश वाहक के रूप में काम किया और सत्याग्रह का आयोजन किया। संसद तक पहुंचे, विदेश भी गए ताकि दुनिया को इस बहाव स्थिति से अवगत कराया जा सके। फिर साल जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी अचानक आपातकाल को शिथिल करती हैं, आम चुनाव की घोषणा करती हैं और 21 महीनों तक चले इस आपातकाल से देश को राहत मिलती है। कई विशेषज्ञ बताते हैं कि इंदिरा गांधी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय 20 सूत्रीय कार्यक्रम चला रही थी और राजीव गांधी 5 सूत्रीय कार्यक्रम, दोनों को मिलाकर देश में 25 सूत्रीय कार्यक्रम चल रहे थे। और उनके सूत्रों ने उनको बताया कि अब जनता में आक्रोश नहीं है, वह 20 सूत्रीय कार्यक्रमों से खुश हैं, चुनाव कराए जा सकते हैं। दोस्तों, 1975 से 77 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय तो है, लेकिन यह भारतीय जनता की लोकतांत्रिक चेतना की विजय का भी प्रमाण है। इसने सिद्ध कर दिया कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में तानाशाही अधिक समय तक नहीं चल सकती। दोस्तों, इंदिरा गांधी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे आप प्यार कर सकते हैं या नफरत कर सकते हो, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वे भारत की पहली और अब तक की इकलौती महिला प्रधानमंत्री हैं। उनके ही कड़े फैसलों ने आज के भारत की नींव रखी और देश को आज परमाणु संपन्न बनाया।